हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो आज का टॉपिक लिया है मैंने चैप्टर नंबर 3 का, कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 3 का, जो चैप्टर नंबर 3 है उसका टॉपिक लिया है। टॉपिक क्या लिया है दोस्तों मैंने? रेखीय समीकरणों के युग्म, रेखीय समीकरणों के संगत व असंगत युग्म। संगत कब होता है, किस कंडीशन पे संगत होता है, किस कंडीशन पे वो असंगत होता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, उसका जो व्यापक समीकरण होता है वो हमारे ब्लैक बोर्ड पे दे रखा है। यदि समीकरणों की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0 के हल विद्यमान हो तो समीकरण निकाय क्या कहलाता है? संगत कहलाता है। ये यहाँ पे C1 है, C1, और ये तुम्हारा है C2। ठीक है, तो समीकरण निकाय संगत निकाय कहलाता है। संगत निकाय दो प्रकार के होते हैं। संगत निकाय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये जो ब्लैक बोर्ड पे दे रखा है आपको, जब a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 हो, यानी कि जो a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 की जब तीनों की जो वैल्यू हो इक्वल नहीं हो, नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं हो, तो क्या शो करेगा भाई? रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, और उसका हल क्या होगा? अद्वितीय होगा। इसका जो अपोजिट है, जब a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2, यदि ये तीनों के जो वैल्यू है, जो मान है, यदि इक्वल आ जाता है तो रेखाएं कैसी होती है? संपाती होती है, और हल कैसा होता है? अनंत हल होता है। इन दोनों कंडीशनों में जो युग्म होता है वो कैसा होता है? संगत होता है। युग्म कैसा होता है? संगत होता है। तो हमने इसको एक क्वेश्चन के तौर पे समझा रहे हैं। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, समीकरण दे रखी है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण दे रखा है 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर 0। इनकी जो तुलना है ना, हम इन व्यापक समीकरण से करवाएंगे। इनकी तुलना इन व्यापक समीकरण से। देखो, हमारे पास जो a1 का वैल्यू है ना, यहां देखो a1 का वैल्यू मिलेगा x के पास, यानी कि x का गुणांक कहलाता है a1, y का गुणांक कहलाता है b1, c1 है जो अचर पद है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो a1 और b1 और c1 के जो मान मिलेंगे वो आपको समीकरण नंबर जो पहला दे रखा है उसमें मिलेगा। तो यहाँ x का गुणांक कितना है? 5, जो हो जाएगा a1 का मान। y का गुणांक कौन है? माइनस का 4, जो हो जाएगा b1 का मान। अचर पद यहाँ पहले समीकरण में कौन दे रखा है? 8 दे रखा है। तो a1, b1 और c1 के मान आपको पहले समीकरण में मिलेंगे। जो दूसरा समीकरण है वहां आपको मान मिलेगा a2 का, जो दे रखा है x का गुणांक 7, b2 जो दे रखा है y का गुणांक 6, और c2 जो दे रखा है आपके माइनस का 9। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो पहला समीकरण है वहां से हमें a1, b1 और c1 के मान मिलेंगे, और जो दूसरा समीकरण है वहां हमें a2, b2 और c2 का मान मिलेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है? इनको a1 बट्टा a2 क्या दे रखा है? 5 बट्टा 7, और b1 बट्टा b2 क्या दे रखा है? माइनस का 4 बट्टा 6, और c1 बट्टा c2 दे रखा है 8 बट्टा 9। आप देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए, क्या इन तीनों की जो वैल्यू, इधर 5 बट्टा 7 आ रहा है, इधर माइनस 4 बट्टा 6 आ रहा है, इधर 8 बट्टा माइनस का 9 आ रहा है, क्या ये जो तीनों वैल्यू है सेम आ रही है? क्या सेम? कहीं पे भी सेम नहीं आ रहा है। यानी कि यहाँ जो कंडीशन बन रही है वो a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 नॉट, यानी कि a1 बट्टा a2 की वैल्यू b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है, और b1 बट्टा यानी कि दोनों के वैल्यू c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन लगेगी? यानी कि जहां यहां रेखाएं कैसी हो जाएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो निम्न रेखिक समीकरण युग्म समीकरण युग्म रेखाएं कैसी हो जाएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं हो जाएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। इस कंडीशन में रेखाएं हो जाएगी प्रतिच्छेदी, और जो इसका हल है, हल हो जाएगा अद्वितीय। हल हो जाएगा अद्वितीय। आपसे दो ही प्रकार के, दो ही बातें पूछेंगे, या तो इसकी रेखाएं क्या है और इसका हल क्या है। तो जब तीनों बराबर नहीं हो तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, और हल होगा अद्वितीय।
दोस्तों उसकी हमने पहली कंडीशन पता कर ली थी, जब प्रतिच्छेदी रेखाएं और अद्वितीय हल क्या कब होता है उसका हमने क्वेश्चन कर लिया। जो सेकंड कंडीशन, जब संपाती रेखाएं हो और अनंत हल हो, तो उसके लिए देखो दोस्तों, यहां हमें a1 का मान मैंने पहले ही बताया था, a1 b1 और c1 का मान कहां मिलेगा, समीकरण नंबर 1 में। तो a1 का मान 9, b1 का मान हो गया आपके पास 3 और c1 का मान हो गया 12। समीकरण नंबर 2 से हमें मिलेगा a2 का मान जो हो गया आपके पास 18 और b2 का मान हो जाएगा 6 और c2 का मान हो गया 24। जो हमने कहां से लिया, व्यापक समीकरण से, क्योंकि x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और c1 हो गया अचर पद, ये लिख दिया a1 b1 c1। और जो a2 b2 c2 का मान मिलेगा वो समीकरण नंबर 2 में। तो हम कर लेते हैं वही तरीका, हमारे पास a1 बट्टा a2 कितना हो जाएगा, 9 बट्टा 18। देखो 9 बट्टा 18 तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। दूसरा क्या हमारे पास, b1 बट्टा b2 क्या दे रखा है, 3 बट्टा 6, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। फिर क्या दे रखा है, c1 बट्टा c2, इसमें क्या हो जाएगा 12 बट्टा 24, यानी कि 12 एकम 12, 12 दूना 24। देखिए दोस्तों इसमें सब a1 बट्टा a1, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2, इनकी सभी की जो वैल्यू है वो सेम आ रही है। वैल्यू देखो इधर भी 1 बट्टा 2, इधर भी 1 बट्टा 2, इधर भी 1 बट्टा 2, यानी कि जो कंडीशन लग रही है हमारे पास a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, यानी कि जो तीनों की जो वैल्यू है सेम आ रही है। जब तीनों की वैल्यू सेम आ रही है तो जो रेखाएं होती है वो कैसी हो जाएगी, संपाती रेखाएं। जो निम्न रेखिक समीकरण युग में जो रेखाएं हैं वो कैसी हो जाएगी, संपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं हो जाएगी, संपाती रेखाएं। और जो हल होगा ना, हल क्या हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। ये था दोस्तों जब समीकरण युग्म संगत हो। क्या हो, संगत के लिए हमने 2 प्रकार थे, दोनों आपको क्वेश्चन के जो क्वेश्चन दे के समझा दिया है। ठीक है दोस्तों जब समीकरण युग्म असंगत निकाय का हो तब हमारे पास कंडीशन क्या होती है और उस कंडीशन पे क्वेश्चन कैसा बनता है वो हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो जो कंडीशन है जब असंगत निकाय हो तब a1 बट्टा a2 इसका मान b1 अपॉन b2 के तो बराबर होगा, किंतु c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं होगा। तब रेखाएं कैसी होगी, समांतर रेखाएं होगी और हल कोई हल नहीं होगा। इसलिए हमने इसका एक क्वेश्चन के तौर पे आपको अच्छे से समझा दिया। तो देखिए क्वेश्चन क्या हमारे पास, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, और दूसरा समीकरण हमारे पास दे रखा है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। इनकी तुलना हमारा जो व्यापक समीकरण है उनसे करवाने पर तो समीकरण नंबर 1 से हमें किसका मान मिलेगा, a1 b1 और c1 का। तो a1 का मान मिल जाएगा हमें 6 हो गया, b1 का मान क्या हो गया माइनस का 3 और c1 का मान हो गया हमारे पास 10। यानी कि जो a1 b1 c1 का मान है वो हमें समीकरण नंबर 1 में मिलेगी। अब जो a2 b2 और c2 का मान है वो हमें मिलेगा समीकरण नंबर 2 में। देखिए a2 का मान हो गया 2, b2 का मान हो गया, देखो यहां y के पास कुछ नहीं लिखा है तो y का गुणांक हम कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, -1, और ये हो गया आपके पास c2 का वैल्यू 9। कंडीशन लगा देते हैं, a1 बट्टा a2 कितना हो गया 6 बट्टा 2, 6 में जब 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, दूसरा क्या हो गया अपने पास c1 बट्टा b1 बट्टा b2, b1 बट्टा b2, b1 का मान -3, b2 का मान -1। यहां देखिए ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 3 में जब 1 का भाग दिया तो कितना हो गया 3, और c1 बट्टा c2, c1 का मान कितना है 10, c2 का मान कितना हो गया 9। देखिए इस कंडीशन में देखिए क्या किसके मान इक्वल आ रहे हैं, देखो a1 बट्टा a2 का मान 3 आ रहा है, b1 बट्टा b2 का मान 3 आ रहा है, किंतु c1 बट्टा c2 का मान क्या आ रहा है 10 बट्टा 9, यानी कि हमारी कंडीशन क्या लग रही है a1 बट्टा a2
बराबर हो गया B1 बट्टा B2 के, किंतु इनकी जो वैल्यू है वो C1 बट्टा C2 के बराबर नहीं है, तब हमारी जो रेखाएं हैं वो कैसी हो जाएगी, समांतर रेखाएं। कैसी हो जाएगी, समांतर रेखाएं। और जो हल होगा, हल क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। हल क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। ठीक है दोस्तों, ये जो वीडियो बनाया है वो है अपने रेखीय समीकरणों के संगत व असंगत निकाय। आपके बोर्ड का जो एग्जाम है उसके अंदर 100% इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके पास क्वेश्चन में समीकरण दे रखी होती है, उसमें पूछा जाता है निकाय संगत है या असंगत है, या रेखाएं प्रतिच्छेदी है या समांतर है या संपाती है। तो जितने भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं ना, वो पूरा आज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर समझा दिया है दोस्तों। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।